नमस्कार मित्रों, हमारे साथ अजय सर हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सम्राट अशोक के बारे में कुछ चर्चा की थी और अभी हम लोग शिलालेखों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अजय सर, सम्राट अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख के बारे में आप चर्चा छेड़ें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारे मित्र विश्वजीत जी ने पूछा है कि अशोक के शिलालेखों के बारे में चर्चा होनी चाहिए इस वीडियो में। तो अशोक के द्वारा बताया गया, मेरे द्वारा पिछले वीडियो में बताया गया कि 261 बीसी में कलिंग का विजय हुआ है। जी। कलिंग युद्ध हुआ है जिसमें हुँ। कि अशोक की जीत हुई है, लेकिन अशोक द्वारा इस भीषण रक्तपात को देखने के बाद वो उनका हृदय द्रवित हुआ और वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद उन्होंने ये सारे काम को निषिद्ध किया कि नहीं, अब कुछ भी कोई रक्तपात नहीं होगा, और वो बौद्ध धर्म में आ गए। इसके बाद उनके द्वारा सभी लोगों से अपील करने की कोशिश की गई, तो अपील करने का जो तरीका था उनका, वो शिलालेख था। शिलालेख उनका 3 टाइप का, अगर आप शिलालेख देखिएगा तो शिलालेख मतलब शिला यानी कि आप संस्कृत में पत्थर चट्टान। को, चट्टान को शिला कहा जाता है। तो उनके 3 तरह के शिलालेख मिलते हैं। एक वृहत शिलालेख जिसकी संख्या 14 है, लघु शिलालेख है, और तीसरा स्तंभ लेख है। जिसकी आप संख्या देखिएगा 7 है। कि पत्थर को जब आप स्तंभ नुमा आकार दे दीजिएगा तो वही स्तंभ लेख हो जाता था। वृहत शिलालेख यानी कि बड़ा-बड़ा शिलालेख हो गया। बड़े-बड़े चट्टानों पर जो उकेरा गया, तो वो आपका वृहत शिलालेख हो अब गया। हम बारी-बारी से ये जो 7 स्तंभ लेख हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है दिल्ली टोपरा। जी, देखिए, पूरा आपका अगर उनका स्तंभ लेख का चर्चा कीजिएगा तो मैंने बताया कि स्तंभ लेख यानी कि चट्टान को ही स्तंभ का आकार दे दिया गया और चट्टान में कुछ उकेरा गया, क्या-क्या अपील की गई थी जनता से, तो उस अपील को उस चट्टानों में लिखा गया था आपका, वो स्तंभनुमा आकार दे करके। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कुल 7 है। 7 में जैसा कि आपने पूछा है कि दिल्ली टोपरा पहला है। तो दिल्ली टोपरा यानी कि जब आप देखिएगा दिल्ली टोपरा, ये कॉम्पिटिशन वाले स्टूडेंट के लिए भी बेहतर क्वेश्चन है कि टोपरा आज के डेट में आपका हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये मूलतः हरियाणा में था, जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया, इसलिए इसका नाम दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख हो और गया। मेरठ दिल्ली दूसरा। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख भी जो है वो भी मूलतः मेरठ में था, इसे भी फिरोज शाह तुगलक। अब जब आप सल्तनत काल पढ़िएगा तो सल्तनत काल में पहला वंश गुलाम वंश है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश है, खिलजी के वंश के बाद तुगलक वंश है। तुगलक वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, मोहम्मद बिन, ये आपके गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक का फिर भाई फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तुगलक द्वारा 2 स्तंभ लेखों को दिल्ली लाया गया है, एक दिल्ली मेरठ और एक दिल्ली टोपरा। ऐसा कहा गया है कि एक बार भ्रमण करने हेतु वे मेरठ गए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने उस स्तंभ को देखा तो उन्हें बड़ा बिल्कुल, आश्चर्य हुआ। बिल्कुल। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसे अपने राजधानी में। कोटला कोटला दुर्ग में लाएँ। जी। तो उन्होंने इसे लाने हेतु एक बहुत बड़ी गाड़ी की तैयारी की। बहुत करीब 50-60 पहिए की गाड़ी थी। उसमें कई घोड़े जोते गए, कई बैल जोते गए और उन्हें उन्हें ले जाने में काफ़ी समय लगा था, 1 आध महीना लगा था। बिल्कुल, देखिए उस वक़्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप अगर नहीं भी था, तो भी तकनीक कुछ अलग अपने आयाम पर होगा। आप सोचिए कि कहाँ टोपरा है और कहाँ दिल्ली है। वहाँ से उतना बड़ा-बड़ा शिलालेख को लेकर के आना, ये बहुत ही अभूतपूर्व बात है कि ना उस वक़्त क्रेन वैसा हुआ करता था। तो किस तरह से बैलगाड़ियों का यूज़ किया गया है, किस तरह से हाथियों का यूज़ किया गया है, ये अभूतपूर्व है। उस वक़्त के टेक्नोलॉजी को दिखलाता है। चलिए तीसरा कौशाम्बी प्रयागराज, इसके बारे में बताएँ? कौशाम्बी प्रयागराज के बारे में क्लियर है कि यह मूलतः यह अभिलेख आपको कौशाम्बी में मिला था। हुँ। कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। इसे रानी का भी अभिलेख कहा जाता जी। है। रानी का अभिलेख क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा कर दूं कि अशोक की 4 पत्नियां थीं। हुँ। 4 पत्नियों में एक पत्नी का नाम कारुबाकी है, हुँ। और पूरे अशोक की चारों पत्नियों में और उनके पुत्रों में एकमात्र अभिलेख है जिसका नाम आपने बताया, इलाहाबाद अभिलेख। इलाहाबाद अभिलेख में कारुबाकी और कारुबाकी के पुत्र यानी अशोक के पुत्र एक तीवर का उल्लेख और कारुबाकी का उल्लेख उस रानी के अभिलेख में मिलता है आपका। कौशाम्बी तो अभिलेख में अगर कभी मिलता भी है। एक सवाल कंपटीशन बैच के स्टूडेंट्स को पूछा जाए कि अशोक के किस अभिलेख में उनके पुत्र और उनकी पत्नी की चर्चा है, तो एकमात्र रानी का अभिलेख, जिसे आप कौशाम्बी ये आपका ए इलाहाबाद अभिलेख कह रहे हैं। एक खास बात, इसे हाँ, कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में सम्राट अकबर ने लाया था। सम्राट अकबर द्वारा लाया गया, चलिए बिल्कुल। 3 अभिलेख इधर हो गए और 3 आइए बिहार में। तीनों बिहार में ही है आपका। एक तो आपका रामपुरवा हो गया, दूसरा आपका लौरिया अरेराज हो जाएगा,
और तीसरा आपका लौरिया नंदनगढ़। ये तीनों आपके चंपारण में ही है। एक लौरिया नंदनगढ़ जो है वह पश्चिम चंपारण में पश्चिम है, चंपारण में है। बेतिया से 28 किलोमीटर बिल्कुल। उत्तर पश्चिम में स्थित है। रामपुरवा भी पश्चिम चंपारण में ही है, लेकिन यह नेपाल की सीमा से काफी सटता है। निकट है। और लौरिया अरेराज जो है यह पूर्वी चंपारण में है। पूर्वी बिल्कुल। चंपारण जो मोतिहारी जिसका मुख्यालय है वहाँ से वह काफी नजदीक है। तो बिल्कुल। 3 बिहार में हो गए, 3 उधर हो गए और बिल्कुल। 3-3 6 हो गए। देखिए ये 6 स्थानों से प्राप्त हुआ है। और वो जो आप देखिएगा कि एक और अभिलेख का चर्चा है, वो आपको संभवतः वो इलाहाबाद के आसपास में ही मिला है। इस कारण से 7वां अभिलेख का कोई चर्चा मिलता नहीं। नहीं, लेकिन मेरी स्थान समझ से ये जो रामपुरवा है ना सर, रामपुरवा में 2 अभिलेख मिले हैं, इस कारण इसलिए से इसकी 7 संख्या 7 हो और जाती है। स्थान 6 ही हो जाता है। हाँ, स्थान 6 ही है। एक और स्तंभ लेप के शीर्ष पर बैल की आकृति है और बिल्कुल। दूसरे स्तंभ लेप के शीर्ष पर सिंह की आकृति है। बैल वाला जो है वह फिलहाल राष्ट्रपति भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है और सिंह वाला जो अभिलेख है वह कोलकाता संग्रहालय में उसे ले रखा गया जाकर है। वहां पर बिल्कुल, रखा गया बिल्कुल। है। लोग धरोहर है, ये सब चीज़ हम लोगों की धरोहर है। प्राचीन भारत की ये सब धरोहर है जिसे हम लोग को सुरक्षित रखना भी सर चाहिए। एक विशेष जानकारी देना चाहेंगे रामपुरवा के बारे में। हमने कहा कि यह नेपाल की सीमा से काफी निकट है। शायद बिल्कुल, वो जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट नज़दीक है। जो भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनारा में, वहां से 1 किलोमीटर की शायद दूरी पर है। बिल्कुल। और यह वही स्थान है, यहाँ पहले अनोमा नदी बहती थी और जी। उसी नदी के तट पर भगवान बुद्ध ने अपने राजसी वस्त्र का त्याग किया था, अपने बालों का मुंडन किया था और वे तपस्वी हो गए थे। और वहां से ही वे चंपारण्य मैग्नोलिया के फूल, चंपा के फूल उस समय वहां बहुतायत में मिलते थे। तो चंपारण के जंगलों की ओर वे राजसी वस्त्र का त्याग कर निकले थे और वहां ने 300 मीटर की दूरी में ही वो दोनों स्तंभ लेख हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो दूसरा स्थल है वहीं पर भगवान बुद्ध का दाह संस्कार हुआ था, ऐसा कहा जाता है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं ठोस है। प्रमाण नहीं है। लेकिन देखिए अशोक, सम्राट अशोक, मेरे द्वारा सम्राट अशोक कहना उचित होगा कि अशोक नाम उनको देना उचित नहीं होगा। सम्राट अशोक बहुत महान शासक रहे हैं और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद उनके द्वारा यह एक काम किया गया कि महात्मा बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ पर वो अपना प्रचार प्रसार किए, वो हर एक अष्ट स्थान पर घूमे हैं। वो 8 स्थानों पर गए हैं और उसी क्रम में गए हैं। जन्म लुम्बिनी में हुआ तो लुम्बिनी गए, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वहाँ पर बोध गया गए हैं आपको। कुशीनगर में जहाँ उनकी मृत्यु हुई वहाँ पर गई हैं और वहाँ हर एक जगह पर आप देखेंगे तो अपने एक अभिलेख के द्वारा जनता को संबोधित करते हुए वो इन दिखेंगे। यात्राओं को बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म यात्रा के नाम से अभिहित किया गया है। बिल्कुल। चलिए अजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन 7 स्तंभ लेखों की सम्यक जानकारी दी। मित्रों, अगले वीडियो में हम लोग फिर संयुक्त रूप से मिलते हैं। नमस्कार।